नमस्कार दोस्तों, कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ण विचार। ये क्लास हमारी बहुत ही छोटी सी रहने वाली है। इस छोटी सी क्लास में हम बात करेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण की क्या परिभाषा है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ण की जो परिभाषा है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। आपने देखा होगा कि क, ख, ग, घ इनको हम खंड नहीं कर सकते, इनको तोड़कर नहीं लिख सकते। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि वर्ण को हम टुकड़े कर कर नहीं लिख सकते और इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। और जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद कितने होते हैं, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे, वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है व्यंजन और एक होता है स्वर। तो पहले हम व्यंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जो हवा है वो रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की जो संख्या है वो है 33। अगर हम दो अन्य व्यंजनों को जोड़ लें इनमें जो बाद में जोड़े गए हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। और अगर इसमें हम संयुक्त व्यंजनों को भी जोड़ लें तो हमारे जो व्यंजन है इनकी संख्या हो जाती है कुल मिलाकर 39। हमारे जो व्यंजन है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो हमारी ये तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं जिसमें आप देखेंगे कि क से लेके मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो वो होते हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो वो होता है स सलजम, स षटकोण, स सर्दी और ह हल्दी। अगर आप देखें तो मूल रूप से जो व्यंजन है वो हमारे होते हैं 33 यानी कि 33। दो हमारे अन्य व्यंजन हैं जिसमें ड और ढ के नीचे बिंदी लगी हुई है। ये हमारे दो अन्य व्यंजन बाद में जोड़े गए। अगर इनको हम जोड़कर देखें तो हमारे जो व्यंजन है वो हो जाते हैं 35। चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर इनको भी इनमें जोड़ लिया जाए तो कितने हो जाते हैं 39 व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है, इनको हटाकर बात करें तो 35 हमारे एकल व्यंजन हैं। मूल रूप से हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का क्रम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका क्रम देकर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप यहाँ पर इनका क्रम जरूर से याद कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे हम संयुक्त व्यंजन की जो कि दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं जिसमें से एक हलंत होता है और एक पूरा वर्ण होता है। चलिए तो देख लेते हैं कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वो कौन कौन से होते हैं और ये किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो बात करें संयुक्त व्यंजन की तो ये होते हैं श क्षत्रिय, श्र श्रुति, त्र त्रिशूल और ज्ञ ज्ञानी। बात करेंगे ये किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें श क्षत्रिय की तो ये क हलंत और श षटकोण से मिलकर बना होता है। श श्रुति वाला जो श है ये बना होता है स सलजम हलंत से और प्लस र से। अगर हम त्रिशूल वाले त्र की बात करें तो तय हलंत प्लस रे से ये मिलकर बना होता है। ज्ञ ज्ञानी की बात करें तो जय हलंत और य से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, आप इनको ना ध्यान रखिएगा। कई बार एग्ज़ाम में इनमें क्या होता है कि दोनों में ही हलंत दे दिया जाता है या फिर दोनों ही बिना हलंत के दिए जाते हैं या फिर पीछे वाले में हलंत लगा होता है और आगे वाले में नहीं। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ण है संयुक्त व्यंजन बनाने वाले, इनमें जो पहले वाला वर्ण है वो हलंत होता है यानी कि आधा होता है और जो पीछे वाला होता है वो पूर्ण वर्ण होता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ण के दूसरे भेद की यानी कि स्वर की। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय
हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, यानी कि इनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जो स्वरों का उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, जबकि जो व्यंजन है वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, यानी कि व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बात कर लेते हैं हमारे जो स्वर है वो कितने होते हैं। तो हिंदी में हमारे जो स्वर है उनकी संख्या होती है 11। चलिए एक बार सभी स्वरों को देख लेते हैं। ए आ ई उ ऋषि ए ओ औ। तो ये हमारे 11 स्वर हो जाते हैं। अगर हम स्वर के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। तो इन तीनों प्रकार की बात करें तो इनमें से पहला हो जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाता है प्लुत स्वर। अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी कि एक मात्रा का समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो 4 हमारे इसमें से ह्रस्व स्वर हो जाते हैं ए, ई, उ और ऋषि। बात करें दीर्घ स्वर की तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी जो संख्या है वो हो जाती है 7। यानी कि इन 11 स्वर में से जो हमने 4 हटा लिए हैं और बाकी के जो बचे हुए 7 स्वर है वो हमारे दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ए ओ औ। तो ये जो हमारे 7 स्वर है ये दीर्घ स्वर है। बात करें प्लुत स्वर की तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका जो चिन्ह है दिखने में एस के जैसा होता है, यानी कि जब हम ओम लिखते हैं तो इस चिन्ह का यूज यहाँ पर किया जाता है। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर व्यंजन और स्वर की बात कर ली है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ चिन्ह और ध्वनियों की बात करेंगे, जैसे कि जो अनुस्वार होता है उसका जो चिन्ह होता है वो अंक की बिंदी होती है जो शिरोरेखा के ऊपर लगती है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। बात करें अनुनासिक की तो इसका जो चिन्ह है वो होता है चंद्र बिंदु। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक और मुख दोनों से ही निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। अगर बात करें हम विसर्ग की तो किसी भी वर्ण के जो पीछे 2 बिंदी लगी होती है वो विसर्ग का चिन्ह होता है और ये ध्वनि प्रकट करता है कि। ज़्यादातर ये संस्कृत के शब्दों में लगा होता है, जैसे कि प्रातः। आपने देखा होगा कि प्रातः के पीछे 2 जो बिंदी लगी होती है वही विसर्ग होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसे ए के साथ जोड़कर ए की तरह ही लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है। फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो ये अनुस्वार और विसर्ग है इनको हम अयोग्यवाह भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगत ध्वनियों की। तो आगत का मतलब होता है आया हुआ, यानी कि जिनको हमने विदेशी भाषाओं से लिया हुआ है, यानी कि विदेशी भाषाओं से जो चिन्ह आए हुए हैं उनको हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इनके अगर चिन्ह की बात करें तो एक होता है अर्धचंद्र और एक होता है नुक्ता जो कि शब्द के नीचे लगा होता है, जैसे कि क, ख, ग, ज और फ के नीचे जो बिंदी लगी होती है उसको हम नुक्ता कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने बात की है वर्ण के बारे में, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा और व्यंजन के प्रकार, स्वर, स्वर की परिभाषा और स्वर के प्रकार के बारे में। अगली जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।